कोटि प्रणाम सभी लोगों को। आज हम जो सब्जेक्ट लेके आए हैं, विषय यह कार्डियक चेस्ट पेन एंजाइना के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं या हम लोग सुनते हैं कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होने लगा, हार्ट अटैक जैसे कंडीशन आने लगे, तो आयुर्वेद यहाँ पे क्या सोचता है, कैसे विचार करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आयुर्वेद में ये एंजाइना के बारे में कहाँ लिखा है, इसको कैसे सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। और ये प्रश्न सभी लोग के मन में आता है कि क्या कार्डियक डिजीजेस के लिए आयुर्वेद में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। आयुर्वेद कैसे देखता है एंजाइना पेक्टोरिस का पेन, कार्डियक चेस्ट पेन को, जो हृदय शूल रहता है उसको आयुर्वेद कैसे देखता है, हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे चिकित्सा करना चाहिए। यह बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि यह आयुर्वेद में लिखा है। तो मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर ने हमें सिखाया है। मैं सारे नोट्स उनके लेके ही आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी मेरा ज्ञान है वह सारे मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है। और यह भी 500 साल पुराने, जो पुराने पुराने वैद्य लोग थे, जो परंपरा से आ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, जिनका अनुभव था, मतलब 80 साल 90 साल जिनका प्रैक्टिस का अनुभव है। और पहले के जो वैद्य थे वो ज्यादा दिन तक जिए थे, तो उन लोगों ने कुछ अपने हाथ से लिख के नोट्स गए, फिर वो उनके शिष्य के पास है, फिर उनके शिष्य के पास है, फिर ये बीमारी का नाम कार्डियक हृदय का नाम फिर एंजाइना रख दिया गया अंग्रेजों द्वारा। लेकिन यह बीमारी आयुर्वेद में क्यूरेबल है कि किस तरह से इसको चिकित्सा करते हैं, हमारे गुरुजी ने हमें अच्छे से सिखाया है, पढ़ाया है। तो वही ज्ञान मैं आप लोगों को पूरी तरह से ट्रांसफर करने के लिए आया हूँ। तो जब थोड़ा तो इसमें कार्डियक चेस्ट पेन के बारे में थोड़ा सा मॉडर्न का हम लोग समझेंगे, क्योंकि मॉडर्न का भी समझना है और आयुर्वेद में क्या लिखा है वह भी देखेंगे हम लोग। तो एंजाइना, एंजाइना ये शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइना इज चेस्ट पेन व्हेन द हार्ट मसल्स और कार्डियक मसल्स डोंट गेट द ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब जो कार्डियक मसल्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो मतलब वहाँ पे पेन ऐसा लक्षण शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ तक टेम्पररी एक तरह से क्षयात्मक संप्राप्ति है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो जो वहां पर ना बहुत ज्यादा ऐसे खिंचाव होने लगता है, बहुत ज्यादा वायु जो है वो प्रकुपित हो जाता है और वहां पे चेस्ट पेन होने लगता है। इसी तरह से चेस्ट पेन और सेंसेशन ऑफ प्रेशर इज इन द चेस्ट, मतलब इतना जोर से हृदय में ऐसे लगता है। आप लोगों ने इसमें वीडियोस में भी देखा होगा कि जब एंजाइना का पेन होता है तो कितना ज्यादा वो व्यापक होता है। तो इसमें चेस्ट पेन होता है और सेंसेशन ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर लगता है जैसे खींच रहा है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर हार्ट में कुछ खींच रहा है, इस तरह का कंडीशन। क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है वो अब मिल नहीं पाता है, इसलिए उन लोगों की जो डिमांड होती है मसल्स की, वो मांगते हैं। जैसे भूखे बच्चे हैं, भूखे बच्चों को अगर खाना नहीं देंगे तो भूखे बच्चे बहुत चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे। इसी तरह से कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या चिल्लाएंगे, बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे, उपद्रव करेंगे। ऐसे ही ये सोचिए कि बच्चे को खाने नहीं दिया है तो वो कितना शोर कर रहे हैं, ऐसा इस तरह से पेन होने लगता है। इसी तरह से एंजाइना यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तब वहां पर ये एंजाइना का पेन होने लगता है। इसी तरह से जब एक्सर्शन होता है, बहुत ज्यादा मेहनत किया और ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स को नहीं चाहिए, कार्डियक मसल्स को ब्लड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए और कंटिन्यूस चाहिए, वह जब नहीं मिल पाता है एक्सर्शन के बाद, या कभी कभी इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, तो उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो उसकी वजह से ना उसको ना वहाँ पे जो ये रहता है हार्मोन्स अलग अलग सीक्रेट होते हैं, वह ना पूरी तरह से सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं और उसकी वजह से भी हार्ट पेन होने लगता है। क्योंकि हृदय में ही मन रहता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर मन जितना दुखी होगा उतना काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु प्रकोपित हो जाता है। और यहाँ पर व्यान वायु जो है वो गड़बड़ा जा रहा है, व्यान वायु की कार्य गलत हो जा रही है और वहां पे वायु वायु भर गया है, पूरा काम शोक भयाद वायु, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं। इसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम से भी अंजाइना का पेन बढ़ जाता है। या तो क्षय हो रहा है या फिर वृद्धि हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब जैसे कि पहले मैंने बताया कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो वहां क्षयात्मक, मतलब वहां पे बच्चे चिल्ला रहे हैं। और एक हो रहा है कि वृद्धि हो रही है, काम शोक भयाद वायु, वायु जो है इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से भी एंजाइना का पेन बढ़ जाता है। इसी तरह से इफ द आर्टरीज आर ब्लॉक मोर देन 70%, एंजाइना कैन इवन इवन एट द रेस्ट, मतलब अगर पेशेंट लेटा है तब भी अगर जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है
तो 70% से ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। तो आप लोगों ने कोरोनरी आर्टरीज का पूरा एनाटॉमी पढ़ा है पूरा, तो किस तरह से उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं, वो सब आप लोगों ने पढ़ा है। अगर 70% से ज़्यादा रहेगा तो एंजाइना पेक्टोरिस का कार्डियक चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा बता रहे हैं कि इश्चीमिया विदाउट एंजाइना इज कॉल्ड साइलेंट इश्चीमिया। इश्चीमिया मतलब वहां पर सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो अगर बिना एंजाइना के ही पेन हो रहा है, इश्चीमिया हो रहा है, तो वो साइलेंट इश्चीमिया रहता है। इश्चीमिया का मतलब है कि वहां पे रुक्षता बढ़ गई है, कार्डियक मसल के कुछ भाग में रुक्षता बढ़ गई है। इट इज कॉमनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट। तो साइलेंट इश्चीमिया रहता है, वहां पे थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट में कुछ भाग सूख जाता है, वहां पर भी क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है। वायु का रुक्ष गुण से कार्डियक मसल जो होते हैं वो ड्राई पड़ने लगते हैं। इसी तरह से एंजाइना कैन हैपन इन स्लीप विच इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एंजाइना। कोई इंसान सो रहा है और उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया, रुक गया, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, और रात को लेटे लेटे ही उसको हार्ट में पेन होने लगता है। जैसे कि अभी एक कोई एक्टर जो थे, जो टीवी सीरियल में भी आते थे और कोई कोई मूवीज में भी आते थे, सिद्धार्थ शुक्ला जो थे, उनको रात को ही मतलब सुबह 3 से 5 के बीच में उनको बहुत ज्यादा एंजाइना का पेन शुरू हो गया, ऐसा कहा जाता है, और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। आप लोगों को वो सारे इंसिडेंट्स पता है। तो ये एंजाइना का पेन जो होता है ना, ये रात को सोते टाइम पर भी हो जाता है। समटाइम्स इन सम पर्सन फीचर्स ऑफ एंजाइना आर स्टेबल, मतलब वो ना कंटिन्यू रहता है, और पेशेंट जो रहते हैं पेन होता है लेकिन वो निकल जाता है। टेम्पररी पेशेंट को स्टेबिलिटी रहती है, कोई ज्यादा उसमें तकलीफ नहीं होती है। इफ द पैटर्न चेंजेस इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल एंजाइना। मतलब क्या होता है कि अगर वो दर्द है वो 5-5 मिनट में एग्रेवेट हो रहा है, इंटेंसिटी एग्रेवेट हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो ये मतलब ये वायु की वजह से ही हो रहा है। विषम ज्वर जैसे होता है, विषम ज्वर आता है जाता है, आता है जाता है, इसी तरह से पेन है, आ रहा है जा रहा है। और इसी के लिए अपने चरक संहिता में जब वातज ज्वर पढ़ाया जाता है तो उसमें पेन के टाइप्स बताए हैं। वातज ज्वर में तुद्यते, भिद्यते, सुच्यते, मतलब सूचीवद वेदन होता है, भेदन भेदन होने जैसा होता है, फिर मर्दन करने जैसे वेदना होती है, अलग अलग तरह की वेदना बताई। यहाँ पर भी जो वेदना होती है वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कुछ कुछ टाइम इंटरवल या बिना टाइम इंटरवल के भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ऐसा पेन होने लगता है। मैं आप लोगों को ये पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, और फिर जब हम समझ जाएंगे ये संप्राप्ति कैसे हो रही है, लक्षण कैसे हो रहे हैं, तो चिकित्सा करना बहुत ही ईजी जाता है। यह सारा चीज हमें आयुर्वेद की दृष्टि से भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो पेशेंट को ठीक करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है ओपनली। ये ओपन करना चाहिए सारा चीज, आयुर्वेद का सारा सीक्रेट है। उसी तरह से पैटर्न जब चेंज हो जाता है तो उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। इसमें और भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसके वजह से एंजाइना का पेन हो सकता है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वॉल जो रहता है ना वो रिगर्जिटेट करता है, मतलब पूरा सा ब्लड जो है ना वो निकल नहीं पाता और थोड़ा सा लीक होके फिर से वापस आ जाता है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी ये प्रॉब्लम होता है। फिर एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल जो रहता है पूरी तरह से बंद हो गया, वहां से ब्लड जा नहीं पा रहा है, स्टेनोसिस की कंडीशन होती है, वहां पर भी रुक्ष गुण बढ़ जाता है वायु की वजह से। सारा एंजाइना का पेन हो रहा है ये वायु की वजह से, वायु ही गड़बड़ कर रहा है। उसी तरह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब कार्डियक पूरे मसल्स है ना वहां पे पूरा हाइपरट्रॉफी हो गया, बहुत सारे सेल्स है विकृत 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 बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, और वो हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, उसको मुश्किल हो रही है, तो वो बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऐसे कंडीशन हो जाती है। उसमें भी एंजाइना का पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। जैसा कि आप सोचिए कि एक ट्रक है जो सैंड धोता है, मतलब सैंड को इधर से उधर लेके जाता है, अब उसमें सैंड कुछ ज्यादा ही भर दिया गया, इतना ज्यादा भर दिया गया कि ओवरलोडेड हो गया। तो वैसी ही कंडीशन हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में होती है। तो जब ट्रक में इतना ज्यादा लोड भर दिया गया, उसके कैपेसिटी से 20 गुना ज्यादा भर दिया गया, तो ट्रक को मूव करना कितना मुश्किल होता है, कभी कभी ट्रक उलट भी जाता है। इसी तरह से कार्डियक हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में भी ओवरलोडेड मसल्स जो रहते हैं विकृत, वह बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। इसके वजह से भी वो पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसमें भी कार्डियक चेस्ट पेन ऐसा होने लगता है, क्योंकि मतलब पूरा गड़बड़ हो जाता है, वहां पे जो भी फंक्शन होना है वो हार्ट का सब गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से इट डोनेट्स रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस।
एंजाइना का पेन जो रहता है और एंजाइना की जो पैथोलॉजी हुई है, संप्राप्ति हुई है, इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, आर्टरीज में जो विकृति आती है, आर्टरीज की वॉल्स, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया और इंटरना, ये आप लोगों ने वॉल्स पढ़े हैं, इसमें भी बहुत सारी विकृति आने लगती है, अटेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, फिर उसके बाद में प्लेक फॉर्मेशन होता है, क्लॉडिकेशन होता है, बहुत सारे ऐसे संप्राप्ति ब्लॉकेजेस होते हैं। तो एंजाइना, वायु जो है, वायु वह रुक्षता पैदा करेगी और रुक्षता के साथ और उसको जो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा विकृत, वो सारा स्त्रोतोरोध करेगा। और संघ जो संप्राप्ति है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चापी स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो यहाँ पर संघ संप्राप्ति है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके वजह से ही ये वायु जो है वह रुका हुआ है, अटका हुआ है, और वही जो कार्डिक मसल्स के वॉल्स है उसमें प्रेशर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शूल करने लगता है। हृदय शूल जो है यह कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वायु का आने जाने में आपने रोक दिया। मैंने बोला था वायु जो है वो शैतान बच्चा है, वायु को अगर आपने इधर उधर चलने नहीं दिया तो वो धाड़ धूड़ करता है। इसी तरह से कार्डियक मसल्स में बहुत ज्यादा पेन करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसकी वजह से हार्ट में पेन होने लगता है। कॉजेज ऑफ एंजाइना, ये तो मैंने सारा ये बता दिया कि एंजाइना क्या होता है। अब कॉजेज क्या होता है, तो नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू फैटी डिपॉजिट्स इन द इज द कॉज। मतलब अगर फैट्स, विकृत मेद है, आर्टरीज के लुमेन है, उसमें जाके फैट्स जाके जमा हो गया, चिपक गया, फैट मेटाबॉलिज्म अगर विकृत हुआ है, या फिर हम इसको आम बोलेंगे, स्नेह का आम, अगर ये जाके डिपॉजिट हो गया कोरोनरी आर्टरीज में, इसके वजह से एंजाइना का, क्योंकि वायु को वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। अगर नाली में बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया तो पानी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, या पाइप में कुछ चीज अटक गया तो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बहुत, और फिर क्या है कि ये तो पूरा बॉडी का सिस्टम है कि यहाँ पर पूरा सर्कुलेशन होना जरूरी है, हार्ट का पंपिंग होना जरूरी है। अगर कहीं पर भी संग हो रहा है, स्त्रोतो दृष्टि हो रही है, स्त्रोतस का संग हो रहा है, तो वहां पर फिर पेन होना शुरू होता है। तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेजेस होना, यह भी नैरोइंग होना, यह भी एक कॉज हो सकता है। उसी तरह से एंजाइना कैन ऑकर इन फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल डिस्ट्रेस। किसी को, जैसे आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि किसी की डेथ हो गई, या किसी की लड़की भाग गई, या किसी का पैसे का नुकसान हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसे जो शौक लगता है अचानक, तो काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से, इन सब से क्या होता है कि वायु का प्रकोप हो जाता है। तो ये एंजाइना का पेन, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां 2-3 शैतान बच्चे थे और आके 100 बच्चे आ गए, तो वो कितना ज्यादा उपद्रव बन जाएंगे। इस तरह से ही एंजाइना का पेन बढ़ जाता है, काम से, शोक से, भय से, सारे शैतान बच्चों का एयर मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उपद्रव करते हैं। तो काम शोक भयाद वायु। दूसरा, फिजिकल एक्सर्शन जब होता है, जितना करते हैं, अति व्यवाय, अति अध्वगमन हो गया, चलना फिरना हो गया, अति व्यायाम हो गया, ये भी वायु का प्रकोप का कारण है। मॉडर्न साइंस उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि इमोशनल स्ट्रेस से, इमोशनल डिस्ट्रेस से यह एंजाइना का पेन बढ़ता है। इसका उत्तर आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद समझता है, मानता है कि काम शोक भयाद वायु, और जितना अति व्यायाम किया उससे वायु का प्रकोप होता है। उन लोगों ने कहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज किया और बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गया, कार्डियक मसल्स का बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, इसकी वजह से पेन हो रहा है, लेकिन वो इसका उत्तर नहीं दे सकते। आयुर्वेद देता है कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया बहुत ज्यादा, वायु का चल गुण बढ़ गया, वायु का लघु गुण बढ़ गया, ये सबसे वायु का शीत गुण बढ़ गया, वायु के सारे गुण बढ़ जाते हैं और उसके वजह से एयर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, और उसकी वजह से पेन होने लगता है। इसी तरह से इन मोर देन 70% ऑफ केसेस एंजाइना ऑकर्स एट रेस्ट। जब पेशेंट 70% में ऐसा पाया जाता है कि जब वो रेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वायु का ये प्रकोप हो जाता है और सोते सोते ही पेन होने लगता है। और इसका उत्तर और आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं तो रस व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है तो हृदय है। जब रस में आम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रस व स्त्रोतस को ब्लॉक कर दिया है, रस प्रदोषज रोग हो जाते हैं, तो उसमें हृदय में जड़ता, हृदय में जकड़न, ऐसे कंडीशन बताया है। आप लोग पूरा रस व स्त्रोतस की दृष्टि का लक्षण देखिए, उसमें बताया है। तो इसका मेन कारण यह भी है, रेस्ट में हो रहा है, लेकिन कॉज क्या है, तो आम जो विषवत आम है, अग्नि मंद होने की वजह से आम उत्पन्न हो रहा है और वही जाके हृदय में जाके रास्ता ब्लॉक कर रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे एंजाइना के कॉजेज, ये हो सकता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना कैन हैपन सडनली इवन इफ द मिनिमल एक्सर्शन और ड्यूरिंग रेस्ट व्हिच बिकम्स ए मेडिकल इमरजेंसी।
अनस्टेबल एंजाइना जो रहता है ना, जो कभी 5 मिनट तक पेन हो रहा है, फिर सबसाइड हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, फिर सबसाइड हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक आके इंसान मर जाएगा। तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर किसी ने थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा ऊपर से वॉक करके भी आ गए या घर में भी थोड़ा काम किया, तब भी ये अनस्टेबल एंजाइना होने लगता है। तो इसको तुरंत ही, पेन हो रहा है ना, तो तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और चेक करा के देखना चाहिए कि हमको एंजाइना क्यों हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है हार्ट में। कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसके और पॉजिटिव फैक्टर्स अगर देखेंगे, क्या हेतु और हम लोग अभ्यास करते हैं, तो एंजाइना का पेन का कारण क्या होता है? एंजाइना ट्रिगर्स बाय एक्सर्शन। बहुत ज्यादा अगर एक्सर्शन किया, बहुत ज्यादा मेहनत का काम किया, आप लोग राज्यक्षमा में देखेंगे या शतशीर्ण में देखेंगे। शतशीर्ण की चिकित्सा में बताया है कि अगर कोई पुरुष है, वो बलवान के साथ युद्ध करता है, बहुत ज्यादा वजन उठाता है, बहुत ज्यादा स्विमिंग करता है, पहाड़ों पर से गिरता है, अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर लोगों के साथ युद्ध करता है, फिर उसके बाद में धनुष को खींचता है। ये उस जमाने की बात है। आज के जमाने में जो जिम में जाके लोग ज्यादा वजन उठाते हैं, बॉडी बनाना है इसलिए, तो उन लोगों को जो ओवर एक्सर्शन होता है, या कोई भी काम जो ओवर एक्सर्शन वाला काम है, तो वह करने से एंजाइना का पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और थोड़ा रेस्ट करते हैं तो वो सबसाइड हो जाता है। उसी तरह से एंजाइना कम्स व्हेन ए पर्सन एक्सर्ट्स आफ्टर ए मील। अगर खाना खाते खाते थक गया इंसान, 2-2 घंटे तक टीवी देख रहा है, 3-3 घंटे कर रहा है, तो खाते खाते इंसान अगर थक गया और ओवर एक्सर्शन, ओवर ईटिंग हो गया, सॉरी, ओवर ईटिंग हो गया, तो उसके वजह से भी एंजाइना में पेन होता है। और ये तो मॉडर्न में बता दिया कि एक्सर्शन होता है खाने के बाद, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि अग्निमांद्य यह मेन कारण है। और गुरु पदार्थ का, बहुत ज्यादा स्निग्ध पदार्थ का सेवन कर दिया जो अग्नि को उपहत कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आम इतना ज्यादा बढ़ जाता है और वायु उसके जाके हृदय करने लगता है। उसी तरह से इट इंक्रीजेस इन कोल्ड वेदर। अब मॉडर्न साइंस ने बता दिया कि ठंडियों में बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास आंसर नहीं है कि कोल्ड में क्यों बढ़ता है। और आयुर्वेद बताता है कि वायु का शीत गुण बढ़ गया। शीत गुण अगर वातावरण में बढ़ा तो इसके वजह से वायु प्रकोपित होता है। सारे जो आप ना हैरिसन पूरा खोलिए, हैरिसन को जो इंटरनल मेडिसिन की बुक आती है, सारा खोलिए, पॉजिटिव फैक्टर देखिए और उसको आयुर्वेद के चश्मे से देखिए। आपको सारे एक एक लाइन का आंसर आयुर्वेद से अब मिल जाता है। लेकिन हमें आयुर्वेद का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कोल्ड वेदर में ये बढ़ जाता है क्योंकि वायु प्रकोपित होती है, इसीलिए एसी में भी बढ़ जाता है एंजाइना का पेन, क्योंकि वायु प्रकोपित हो रही है। उसी तरह से इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीजेस एंजाइना। इन्होंने बता दिया कि इमोशनल स्ट्रेस है, इसके वजह से एंजाइना का पेन बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं बहुत सारे, फिर उसकी वजह से ही होता है। वो हार्मोन्स पे पूरा उनका खेल है। आयुर्वेद बोलता है काम शोक भयाद वायु। मतलब हम लोग कितना भी आप कुछ भी बोलिए, मैं उसको आयुर्वेद से ही देखूंगा। तो काम से, शोक से, भय से यह पेन बढ़ जाता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आते हैं। थोड़े से शैतान बच्चे अगर काम शोक भय किया तो बहुत सारे और इनवाइट करते हैं, आओ आओ बच्चों और तकलीफ दो और यहाँ शोर मचाओ, तो और ज्यादा उपद्रव हो जाता है। काम शोक भयाद वायु। उसी तरह से अ बैड ड्रीम कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एंजाइना। अगर बहुत गंदा सपना देखा है और सपने में देखा है कि कोई डेथ हो गई या कुछ कुछ भी बुरा हो गया, तो वहां पर भी अनकॉन्शियस माइंड में, जो स्लीप में भी अगर कोई ये देखता है कि काम शोक भयाद वायु, जागे हुए ये चीज देखे या सोते हुए देखे, ये एंजाइना का पेन तो बढ़ ही जाता है। इसी तरह से आप सिम्टम्स और साइंस देखते हैं। सिम्टम्स मतलब जो हमें वो पेशेंट बताता है, और साइंस का मतलब है कि हमें जो पता चलता है। तो सिम्टम्स एंड साइंस, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना हेतु देखना है, संप्राप्ति देखना है, क्या वजह से ये हो रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें वेगों का धारण कर रहा है क्या, रात्रि जागरण कर रहा है क्या, उस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है क्या, घर का वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़ा वाला वातावरण है क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, मतलब उसका पूरा हेतु निकालना बहुत जरूरी है, मानसिक और शारीरिक। एलोपैथी बोलता है कि स्मोकिंग है क्या, फिर अल्कोहल इनटेक ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा अगर फैट के जो तेल वाले चीज खा रहे हैं क्या, ये एलोपैथी साइंस मानता है। उनका भी हमें देखना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमें डायग्नोस करना है। फिर उसी तरह से पेशेंट को क्या होता है, तो ब्रेस्ट बोन जो रहता है उसके नीचे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अटक गया, इतना ज्यादा पेन होने लगता है। इट इज
इट इज डिस्कम्फर्ट देन पेन, मतलब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, बेचैनी ज्यादा होती है, दर्द तो होगा लेकिन बेचैनी घबराहट बहुत ज्यादा होती है, व्याकुलता जो बोलते हैं, आकुलता, व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों को मालूम है कि जब सीता जी को रावण लेके चला गया, पुष्पक विमान से लंका तक चला गया, तो पूरा रामचरितमानस में लिखा है कि रामचंद्र जी सीता के बिना व्याकुल हो गए, मतलब उनमें इतना बेचैनी हो गई, व्याकुलता बढ़ गई। तो यही जो व्याकुलता है, यही व्याकुलता, इसमें सीता जी और ये वाला नहीं है, मैं बस व्याकुलता शब्द को बता रहा हूँ। तो व्याकुलता जो है ना, मतलब बेचैनी, घबराहट, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दर्द तो होता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसी तरह से इट कैन मैनिफेस्ट एट एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा ये बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। मेनी टाइम्स वी कंसिडर दैट इट इज ए डाइजेशन, इनडाइजेशन, मतलब इनडाइजेशन की वजह से हो रहा है, गैस बन रहा है, ऐसा बहुत बार लगता है, लेकिन ये होता नहीं है, ये हार्ट का पेन होता है, इनडाइजेशन नहीं होता है। उसी तरह से ईसीजी में भी नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराएंगे, ईसीजी नॉर्मल आएगा, उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर में स्लाइटली शूट अप, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये जो पेन होता है ना, यहाँ कार्डियक मसल्स के अंदर होता है, तो इसका प्रेशर से उतना ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है। इसी तरह से रिस्क फैक्टर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। कार्डियक चेस्ट पेन जब ऐसे पेशेंट आ रहे हैं तो हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से टीएमटी इज यूजफुल, इको एग्जिबिट्स द साइज एंड मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, ब्लड फ्लो इन द वॉल एंड इट्स वॉल फंक्शन। जब टीएमटी जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है तो उससे हमें, और इको जब कराते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट कैसा हो रहा है, वॉल्स का कैसा काम हो रहा है, ये सबसे हमें पता चल जाता है वॉल का फंक्शन, बाइकस्पाइड वॉल, ट्राइकस्पाइड वॉल, आर्टेरियल वॉल, ये सब कैसे काम कर रहे हैं वो सब हमें समझ आ जाता है। उसी तरह से पेन में रेडिएट टू द शोल्डर, आर्म, थ्रोट एंड जॉ, मतलब वो यहाँ पर भी पेन होने लगेगा, फिर उसके बाद में शोल्डर में पेन होने लगेगा, आर्म, कंधों में पेन होने लगेगा, थ्रोट में पेन होने लगेगा। एंजाइना का पेन रेडिएट होता है, मतलब सब जगह से फैलने लगता है। जब हम छोटे थे ना, तो यहाँ पर ये जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है यहाँ, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो एयरफोर्स का एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता था कि सब जगह अंधेरा अंधेरा रहता था, पहले सिटी नहीं था इतना, तो क्या होता था कंट्रोल रूम से बहुत ऐसे लाइट छोड़ते थे, और जहाज कहाँ उड़ रहा है, सुखोई, या उस टाइम पे मिग 21 मिग 29 था, तो ऐसे लाइट ऐसे फोकस करते थे रात को, और वो चारों ओर ऐसे वो पेट्रोलिंग करते रहते थे, मतलब जहाज उड़ते रहते थे और लाइट से वो कैच करते थे कि वो कहाँ है जहाज, देखते रहते थे, और मतलब ये रडार पकड़ता रहता था। मतलब मुझे ये कहना है कि कंट्रोल रूम से पूरी तरह से रेडिएट होता था लाइट। इसी तरह से मेन तो यहीं पर है, यहीं से रेडिएट हो रहा है पेन, पूरा एंजाइना पेक्टोरिस का वहीं से रेडिएट हो रहा है। तो हमें कहाँ कहाँ हो रहा है, शोल्डर्स में हो रहा है, आर्म्स में हो रहा है, थ्रोट में हो रहा है, जॉ में हो रहा है, ये हमें टिपिकल सिम्टम से पता चलता है कि एंजाइना का पेन है, यह इनडाइजेशन वाला पेन नहीं है। उसी तरह से इट इज मोर ऑफ डिस्कम्फर्ट देन पेन, मतलब इसमें बेचैनी ज्यादा रहती है, पेन से ज्यादा इसमें बेचैनी ज्यादा रहती है। मैनी टाइम्स इट इज मिसडायग्नोस्ड एज इंडाइजेशन एंड कॉल्ड एज गैस, लोग बोलते हैं गैस चढ़ गया है, गैस चढ़ गया है, लेकिन ये नहीं होता है, यह एंजाइना का ही पेन होता है, कार्डियक चेस्ट पेन ही होता है। पेन में भी ट्रिगर्ड बाय एक्सर्शन, एक्सर्शन करने से, थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कुछ काम करने से ये पेन और ज्यादा ट्रिगर होता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से इमोशनल स्ट्रेस, कोल्ड, इन सब से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में इको टीएमटी बाद में किया जाता है, लेकिन वो तुरंत ही करके पता लगाना चाहिए। उसी तरह से आयुर्वेद के हिस्से से देखेंगे तो इट इज ए ब्रॉड सेंस ऑफ रियलिटी, इट इज कॉल्ड एज वायु, वायु का प्रकोप, पूरी तरह से वायु का प्रकोप हो गया है। जिस तरह से साइक्लोन आता है, जैसे बवंडर आता है पूरा, उसी तरह से हार्ट के एरिया में साइक्लोन की तरह ये बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो गया है। जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसी तरह से हार्ट में वायु जो है वो प्रकोपित हो गया है, वायु अपने आप शांत नहीं होने वाला है, इसमें तो हमें चिकित्सा देना ही पड़ेगा तुरंत। इसी तरह से 3 to 5% परसेंटेज ऑफ पीपल हैव नॉन फेटल हार्ट अटैक, इसमें माइल्ड हार्ट अटैक आने लगता है, जो मारता नहीं है लेकिन हार्ट अटैक आ चुका होता है 3 से 5% लोगों को। 4% लोगों को कोरोनरी बाईपास नेसेसरी होता है, मतलब क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेजेस होता है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। आप ये कॉज निकालिए तो उसमें पता चलेगा।
कभी कभी क्या होता है कि एक ही बार हार्ट अटैक आया, इंसान मर गया। कभी कभी क्या होता है 2-3 हार्ट अटैक आ चुके होते हैं, अटैक आ चुका था। और अटैक का मतलब क्या है कि वायु ने ही अटैक किया है वहां पे। जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया या एटम बम गिरा दिया, तो कैसे होता है। तो ऐसे अटैक जो रहता है वो हार्ट के मसल्स पे उसका अटैक होता है, वायु ही करता है। वायु बहुत ज्यादा शैतान हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जब शैतानी रहती है बच्चों की तो वो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जब बच्चे बड़े बिगड़ के टेररिस्ट बन जाते हैं और बहुत सारा खून खराबा करते हैं तो हम बोलते हैं वो टेररिस्ट बन गए। उसी तरह से ये जो अटैक होता है बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, इंसान को मार भी सकता है। इसी तरह से फेमोरल आर्टरी इज सेलेक्टेड फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ व्हाट, बाईपास सर्जरी। मतलब वहां से हम लोग लेके जाते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और एंजियोप्लास्टी से फिर वो या फिर हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करके बाईपास करते हैं। ये 2-3 प्रोसीजर है एलोपैथी करता है। उसी तरह से परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज प्रेफर्ड टू द बाईपास सर्जरी बिकॉज इट इज लेस इन्वेजिव। जो परकुटेनियस, ये जो इंटरल्यूमिनर ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी किया जाता है, ये जो प्रोसीजर है ये आप लोगों को मॉडर्न के बुक्स में, मॉडर्न की सर्जरी के डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियक सर्जन होते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेद के हिसाब से आप लोगों को सारा संप्राप्ति के हिसाब से बताऊंगा। सर्जिकल वाला जब कभी रहेगा तो हम सर्जरी में जाके वह डिस्कस करेंगे। इसी तरह से 1% ऑफ पीपल डाई ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी करते टाइम पर भी वायु का प्रकोप हुआ, शैतान बच्चा इतना ज्यादा शैतान हो गया है, एंजियोप्लास्टी करते करते ऑन टेबल इंसान मर जाते हैं। 1% ऐसा इंसिडेंस देखा जाता है। इसी तरह से जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं, जब ये बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो एलोपैथी के डॉक्टर जो है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन की कुछ दवाइयाँ, डेपिन वगैरह जो दवाइयाँ हैं सब लिंगुअली लगा देते हैं, मुंह में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है 3-4 मिनट में पेशेंट को पेन कम हो जाता है। क्योंकि एलोपैथी साइंस है, इमरजेंसी में बहुत आगे बढ़ गया है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। भले उनको संप्राप्ति पूरी तरह से आयुर्वेद के हिसाब से नहीं समझ आई, लेकिन वो रिसेप्टर्स पे काम करके सब लिंगुअली वो देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन डेपिन वगैरह देते हैं, अमाइलोडेपिन वगैरह, तो तुरंत ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसी तरह से बोलते हैं इफ इट इज एन अर्ली केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एफर्ट एंजाइना ग्रेड 4 एंड इन डबल वेसल डिजीजेज आयुर्वेदा कैन कंट्रीब्यूट। मतलब डबल वेसल डिजीज हुआ, ट्रिपल वेसल डिजीज हुआ और एंजाइना ग्रेड 4 हुआ, इसमें ना आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन पेशेंट स्टेबल होना चाहिए। इमरजेंसी के कंडीशन में एलोपैथी के पास ही हमें भेजना चाहिए। जब थोड़ा पेशेंट स्टेबल हो जाए तब आयुर्वेद वालों को अपना हाथ लगा के अपना चिकित्सा करना चाहिए। अब आता है आयुर्वेद की चिकित्सा। मैं मॉडर्न की चिकित्सा अभी नहीं बताऊंगा, मॉडर्न की चिकित्सा करेंगे तो फिर ये प्लेटफॉर्म है आयुष दर्पण, यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब इसमें क्या हमें देखना है, तो रसव स्त्रोतस सबसे पहले हमें देखना है कि रसव स्त्रोतस की दृष्टि है। यहाँ पर रसगत आम पचन करना बहुत जरूरी है, और रसव स्त्रोतस में आम चला गया है, यह हमें देखना है। उसी तरह से रक्तवा स्त्रोतस में भी देखना है हमें कि क्योंकि रक्तवा स्त्रोतस का भले मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, लेकिन रक्त का पूरा संचरण पूरे बॉडी में हो रहा है और हार्ट ही जो है, हृदय है, वो पंप कर रहा है। तो इसमें रक्तवा स्त्रोतस, रक्त की दृष्टि, रक्तवा स्त्रोतस की दृष्टि, इन सबको भी कंसिडर करना चाहिए। इसी तरह से मेदोवा स्त्रोतस की भी दृष्टि देखना है, क्योंकि विकृत मेद जो है यही जाके कोरोनरी आर्टरीज में विकृति उत्पन्न कर रहा है। जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, ये विकृत मेद है वही जाके। और इसलिए हम लोग भले हम किडनीज को मानते हैं कि वपावहन और वृक्क मूलम वो मूल है, लेकिन मेद का परिभ्रमण भी पूरे बॉडी में हो रहा है। और विकृत मेद अगर जाके कहीं पर भी ख वैगुण्यता को प्राप्त करके स्थान संचय कर लिया है तो वह उसके वो जहां पे स्थान संचय क्या है वहां पर विकृति उत्पन्न कर देगा। तो इसीलिए हमें रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और मेदोव स्त्रोतस, 3 स्त्रोतसों पे काम करना है। इसी के हिसाब से फिर चिकित्सा भी आती है, तो हमें रस पाचक देना है, फिर रक्त पाचक देना है, मेदो पाचक देना है। तो इनसे बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। इसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो यह एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है, ये कफावृत वात ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और इसको दूसरा हम लोग देखते हैं तो प्राणव स्त्रोतस की दृष्टि, यह भी हमें देखना चाहिए। कभी आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, कभी प्राणव स्त्रोतस की भी दृष्टि रहती है। मैं आप लोगों को ना ये बताऊंगा उदानावृत व्यान, व्यानावृत अपान, ये जो है ना एक दूसरे का परस्पर जो रहता है आवरण, उसमें भी हृदशूल होता है। व्यानावृत उदान, उदानावृत प्राण, ये सबसे भी हृदशूल होता है। और इसको मैं जब आवरण प्रकरण कभी बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अभी जो है कार्डियक चेस्ट में, मैं क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा तो ऊपर से सब बाउंस होगा। हमें क्या है, हमें ना जो नए वैद्य हैं उनको भी सिखाना है, जो वृद्ध वैद्य हैं उनको भी, उनके सामने भी डिस्कस करना है। तो इसीलिए ना सभी को ये मेरी बात समझ है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी आवरण वाला प्रकरण ना बोल के मेन मेन बात अभी बता रहा हूँ। इसके बाद में अपान वेगावरोध, अपान वायु जो है इसमें बताया न वेगान न धारण, कौन से वेग न धारण करना है, तो मल मूत्र छींक उल्टी प्यास, और मेन है अपान वायु। अगर किसी ने मल का वेग को रोक के रखा, मूत्र का वेग को रोक के रखा, अपान वायु है अधोगत वायु है उसको रोक के रखा, तो ये वायु जो होगा वो प्रतिलोमित होगा और फिर उसके वजह से हृदशूल ये कंडीशन होगा, वायु जाके हृदय में चला गया। शैतान बच्चा है, आपने उसको बाहर निकलने नहीं दिया, खेलने नहीं दिया, और वो शैतानी करने के लिए है, तो वह क्या करेगा, वो शांत नहीं बैठेगा, वो जाके धड़म धुड़म करेगा, और कहाँ करेगा, तो हृदय में जाके करेगा। वही एंजाइना का पेन होता है। तो यह अपान वेगावरोध, इट इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर हृदशूल। तो इसीलिए हमें अपान का अनुलोमन करने वाली दवाएं जैसे एरंड तेल, किसी को ना एंजाइना का पेन हो रहा है, आप क्या करिए कि दूध को गर्म करिए और उसमें एरंड तेल डाल के और पिला दीजिए, शुंठी डाल के और पिला दीजिए। जैसे ही आधे घंटे 1 घंटे में उसको मोशन होगा, अपान वायु निकलेगा, वैसे ही हृदशूल कम हो जाएगा। ये मेन हम लोग प्राइमरी लेवल पे चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरह से मेनी ऑफ द टाइम्स एंजाइना कैन बी विजुअलाइज्ड एज उदावर्त, उदावर्त की भी बहुत सारे कंडीशन इसमें दिखती है। और उदावर्त क्यों होता है, 13 अधारणीय वेगों को रोक दिया गया, अश्रु वेग, फिर श्रम श्वास, फिर निद्रा वेग, भूख प्यास, ये जो वेग हैं उनको अगर अधारणीय वेग, वेगान न धारित न उदीरित, वेग को न धारण करना है न जबरदस्ती निकालना है, अगर उदीरण किया तब भी हो सकता है उदावर्त, अगर हमने धारण कर दिया तब भी हो सकता है। तो उदावर्त के वजह से भी हृदशूल एंजाइना का कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है। इसी तरह से आमाशयगत वात जो है उसमें भी यह हृदशूल ऐसा लक्षण दिखने लगता है। आमाशय में बहुत ज्यादा वायु 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 है और आम की संचिति है वहां पर, और वायु नहीं पास हो पा रहा, उसके वजह से भी यह हृदशूल कार्डियक पेन हो सकता है। तो अब ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें बहुत ऐसे ब्रॉड एस्पेक्ट में चिकित्सा होगा, लेकिन मैं एक लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मुझे 2-3 लेक्चर और चाहिए। तो क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कल इसके बारे में और अच्छे से चिकित्सा उपक्रम उस पर बताऊंगा। अभी तक पूरा इसके व्याधि के बारे में बताया, कल मैं सेकंड पार्ट करूंगा। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग पूछिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आयुर्वेद का अगर मैनेजमेंट आप लोगों ने सीख लिया, एंजाइना का कैसे चिकित्सा करना है, तो आप लोग कभी भी किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथी के कार्डियक सर्जन से कम नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हम भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं क्या आप भी हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हमें बस उसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोग के जो प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, और क्योंकि एक लेक्चर में ये नहीं होगा, अगर कोई एमडी की डिग्री लेता है तो उसके लिए 3 साल चाहिए, और आप सोचेंगे मैं 1 घंटे में सब कंप्लीट करूँ, तो नहीं मुझसे हो पाएगा। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनमत साखरे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तनुजा रावत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग कोई भी चीज से कम नहीं है, बस आयुर्वेद को समझना बहुत जरूरी है। मैं इस पे और कल बताऊंगा, हम 2-3 लेक्चर में इसको करेंगे, सीरीज चलाएंगे, तो आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुर्वेद ना इतना अच्छा है ना कि आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन हमें ही नहीं मालूम होता कि कैसे पढ़ना है क्या। इसीलिए ना ऐसे बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे जो होते हैं ना गुरु जो रहते हैं वही हमें सही चीज बताते हैं कि गोविंद ये हैं, और गोविंद भी कहते हैं कि यही गुरु के पहले आप जाओ तभी आप मेरे को मिल सकते हो। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोना जी बोल रही हैं कि प्लीज टेक लेक्चर ऑन सिकल सेल डिजीज। जी मैं अभी आया हूँ, मैं आपको हर एक व्याधि पे मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताने के लिए आया हूँ। डॉक्टर पंडित परमानंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि आप यूके चरकाचार्य 100 रुपये, थैंक यू। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकिता शर्मा जी बोल रहे हैं वॉल रिगर्जिटेशन को किस तरह देखेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे। रिगर्जिटेशन हो रहा है तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है,
वॉल्व का, वायु वॉल्व को बल देने वाली दवाइयां देंगे, जैसे कि अर्जुन घृत दे देंगे हम लोग, और अब्रक भस्म दे देंगे। जिन लोगों को अब्रक साथ में, तो नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस वो देते हैं। और हम लोग जो रस पाचक, रक्त पाचक, इसको सिद्ध करके घृत देते हैं। मतलब पटोल इंद्र कुटकी है, रस पाचक है, इसको सिद्ध कर देते हैं घृत में। और वह जब देते हैं ना, तो ऐसा पाया गया है कि वॉल का वॉल स्ट्रेंथ आ जाता है। वॉल में स्ट्रेंथ आ गया तो रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन मतलब क्या होता है कि वो ऊपर नहीं फेंक पाता, वो थोड़ा सा लीक होने लगता है। आपने वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब में, रिगर्जिटेशन कैसे होता है। तो वो वॉल्व को ताकत आना जरूरी है। वहां ताकत कब आएगी? जब वहां स्नेहन होगा, स्नेहन होगा और वहां पे काम करने वाली दवाएं, तो रस पाचक, रक्त पाचक, और उसी तरह से अब्रक भस्म, और वंग भस्म, स्वर्ण मकर ध्वज, हृदय वल्लभ रस, ये सब जब दिया जाता है ना, तो वॉल का रिगर्जिटेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं और आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और मैंने अपने प्रैक्टिस में वॉल रिगर्जिटेशन के पेशेंट आए थे, तो हृदय को बल देने वाला तो दवाई दिया ही था, हृदय बस्ती भी दिया था। और मैंने क्या किया था, नीचे से बस्ती दिया। मतलब हम लोग, मैंने क्या किया, दशमूल काढ़े का बस्ती दिया, और दूसरे दिन धन्वंतर तेल या शीर बला तेल का। जितना स्नेहन होते गया, वायु अच्छे से निकलते गया, और वायु शमित होते गया, वॉल जो थे वो पूरी तरह से रिपेयर हो गए। तो वॉल रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम आयुर्वेद से ठीक कर दे। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म में हमें 3 महीना 4 महीना हमें बस्ती देना पड़ता है, तब पेशेंट पूरी तरह से वॉल रिगर्जिटेशन प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर विनय मित्तल जी बोल रहे हैं कि रेमेटॉइड हार्ट डिजीज को आयुर्वेद में कैसे संप्राप्ति बनाकर करें। सिंपल है सर, आमवात जो है, आमवात, आमवात में क्या होता है, आमवात किस स्त्रोतस की व्याधि है? तो रस्व स्त्रोतस की व्याधि है। रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो हृदय है। तो आमवात जब रस्व स्त्रोतस में आम संचिति होने की वजह से जब हो रहा है, वही आम जाके हार्ट में चला गया, और वही रेमोटाइड हार्ट डिजीज हो गया। इसमें हम चिकित्सा करते हैं, तो आम पाचन करते हैं, रस पाचक देते हैं, और रक्त पाचक देते हैं, पाचक देते जाना है। और हृदय को बल देने वाली दवाइयां, जैसे नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस, रस पाचक, रक्त पाचक, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां, ताप्या दिलाओ, नवायस लाओ, ये देते हैं। तो इस सब से, और फिर वायु को अनुलोमित करने के लिए, वायु का शमन करने के लिए, जब आमावस्था निकल जाती है तो निरामावस्था में दशमूल काढ़ा, और नहीं तो हम लोग धन्वंतर तेल या शीर वाला तेल का बस्ती देते हैं। तो जब हम करते हैं तो रोमेटॉइड हार्ट डिजीज पूरी तरह से ठीक होता है। आमवात की ही संप्राप्ति आगे जाके उपद्रव स्वरूप में हार्ट डिजीज कर रही है, आमवाती है। और रसवस्त्रोदस का मूल स्थान है। अगर पूरा गंगा नदी खराब है, तो वो जाके गंगा सागर, जहाँ पे गंगा जी मिल रही है समुद्र में, वहां पर भी गंदगी करेंगे। और जो गंगोत्री है वहां पर भी दुष्टि हो रही है। मतलब मतलब ये क्या होता है, मूल स्थान होता है। मूल स्थान कैसे होता है? एक जगह से निकलता है और दूसरे जगह पे वो जाके ये हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है, तो ये मूल स्थान होता है। तो रस्व स्त्रोतस के मूल स्थान रसवाहिनी, धमनिया और हृदय है। तो अगर एक जगह से दुष्टि है तो सब जगह दुष्टि होगी, वो कचरा जा जाके फैल जाएगा। गंगा नदी में एक बात है कि गंगोत्री से पानी निकल के एक डायरेक्शन में बह रहा है। यहाँ पर कैसे है, शरीर में ऐसा नहीं है, एक जगह से उद्गम है लेकिन वो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब फिर से वह वहीं जाएगा, हृदय में ही जाएगा। गंदा रक्त है वो फिर से हृदय में जाएगा। अगर रक्तवस्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, रक्त गंदा है तो वो जाके यकृत में बार बार सर्कुलेट होके जा रहा है, प्लीहा को बार बार दुष्टि करता है। यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है, तो इसी तरह से संप्राप्ति होती है। तो इसलिए आम है वह जाके रस्व स्त्रोतस को दुष्ट करके हृदय में जाके वहां बैठ जाता है, स्थान संचय हो रहा है खवैगण्यता की वजह से, और इसीलिए रिमेटॉइड हार्ट डिजीज हो रहा है। डॉक्टर सिकेश मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, या आप लोगों के मत ओपिनियन मेरे से मैच नहीं करें, आप लोग लिखिए तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद इमरजेंसी में भी कार्य करता है। जरूर करता है, बस हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है। डॉक्टर अरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी अग्रहरि जी बोले हैं कि वात जीर्ण ज्वर जन्य हृदरोग, यह भी होता है। वात जीर्ण ज्वर जन्य, जीर्ण ज्वर में आम को नहीं पचाया गया और पैरासिटामोल क्रोसिन वगैरह खिला के आम को वैसे ही रखा गया, तो जीर्ण ज्वर ही जाके आमावस्था के साथ फिर हृदरोग को वह उत्पन्न करता है। ये रोमेटॉइड हार्ट डिजीज का ऐसी संप्राप्ति होती है। आपका बात सही है, रसव स्त्रोतस की दृष्टि से ऐसा होता है। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिव द्विवेदी जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर शिकेश मित्तल जी बोल रही हैं कि सर कैन वी मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स रस पाचक पाचक मांस पाचक एंड गिव इन एम्प्टी स्टमक इन स्पाइट ऑफ गिविंग इट सेपरेट। ऑफ कोर्स यू कैन मिक्स ऑल एंड गिव इट टू पेशेंट, लेकिन डोज जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। नहीं तो आप रस पाचक भी 2 BD देंगे, रक्त पाचक भी देंगे, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, इतना सारा पेशेंट पागल हो जाएगा ना। पेशेंट को वो फिर डोज कम करना पड़ेगा। हम लोग दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। आप देखिए, आपको तो ज़्यादा मालूम है, आप बताइए मुझे भी। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गणेश आवारी जी बोले हैं कि एज 30 हैव बीपी प्रॉब्लम फ्रॉम 3 years एंड 1 year आई हैव चेस्ट पेन ऑल टेस्ट नॉर्मल वेट टू मैनेज विदाउट एलोपैथी। आपका ना गणेश जी, आप ना एलोपैथी का सब डायग्नोस करके लाए हैं, लेकिन आपका अग्नि जो है वो मंद है, रसवस स्रोतस की दुष्टि है। आपका पेट साफ नहीं हो रहा होगा, भूख नहीं लग रहा होगा, अब बिना भूख के आप खाना खा रहे होंगे। रसवस स्रोतस की दुष्टि की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, और हृदय में वो जरूर मैनिफेस्टेशन होता ही है। आप रस प्रदोषज रोगा देखिए, उसमें बोल रहे हैं अनन्नाभिलाषा अरोचक अश्रद्धा आस्य वैरस्य और हृदय में जकड़न होना, ये श्लोक में बताया है। तो इसीलिए आपको रसवस स्रोत की दृष्टि है, इसलिए आपको रस पाचक लेना, पटोल इंद्र कुटकी, इसका काढ़ा या गोली बना के लेना बहुत जरूरी है, तभी आप ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी बोल रहे हैं कि सर LBBB इन ईसीजी इसके ट्रीटमेंट के लिए बताए। ऐसे एलोपैथी का वो मत करिए, एक सिम्टम लेके आए और बताए। हम लोग कैसे हैं, होलिस्टिक देखते हैं, रसवस स्रोतस की दृष्टि। आप पूरा सिम्टम बताइए तो मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताऊंगा। आयुर्वेद में ये ईसीजी ये सब नहीं, ईसीजी वगैरह आया है वो तो हमें हार्ट का पूरा कंडीशन समझने के लिए बताया है। PQRST जो आता है उसमें वेव्स वो आते हैं, लेकिन मेन क्या है, रसवस स्रोतस की दृष्टि हो रही है और रक्तवस स्रोतस की दृष्टि हो रही है, हृदय में दृष्टि हो रही है। तो उसको हमें रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, वायु का अनुलोमन करना, इसी तरह से हम चिकित्सा करते हैं, तभी ये ईसीजी में सब नॉर्मल आएगा। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आयुर्वेद से डायस्टोलिक बीपी कम करने के लिए क्या करें। आप इसमें बस्ती दे दीजिए, वायु का अनुलोमन करना है हमें, तो हमें। और कभी कभी वासकुड इत्यादि कषाय है, रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है तो वासकुड इत्यादि कषाय अच्छा काम करता है, मुक्तावटी अच्छा काम करता है, फिर बीपी ग्रिट करके जो बाबा रामदेव जी ने निकाले वो काम करता है, योगेंद्र रस अच्छा काम करता है, स्वर्ण सुचेखर रस अच्छा काम करता है। आप प्रकृति देखिए, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः। बीपी के लिए ये गोली ऐसा नहीं होता है, हमें अग्नि देखना पड़ता है, वायु का गति कैसा है शरीर में, वायु कहाँ इम्बैलेंस हुआ है, रात्रि जागरण हुआ है क्या, दिवा सौंप हुआ है क्या, वो सब पूरा होलिस्टिक अप्रोच से आयुर्वेद चिकित्सा करता है। डॉक्टर अंकिता शर्मा जी बोल रहे हैं कि एंजियोग्राफी हो जाने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट लिस्ट ऑफ मेडिसिन देते हैं, तो क्या हमें उन्हें कम या बंद करके रसपाचक, रक्तपाचक, मेदोपाचक का सेवन करा सकते हैं? हम यही कराते हैं अंकिता जी, लेकिन हम केवल यही नहीं कराते, हम लोग नागार्जुन अभ्रस, हृदयार्णवटी, प्रभाकर वटी ये देते हैं, आचार रसायन देते हैं, दिनचर्या अच्छा करते हैं, रात्रिचर्या अच्छा करते हैं। आयुर्वेद केवल ऐसा नहीं है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बंद कर दिया, बीटा ब्लॉकर बंद कर दिया और रस पाचक पे रख दिया, रक्त पाचक। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है, आयुर्वेद पूरा पूरा होलिस्टिक चेंज करता है, उसका अग्नि अच्छा करता है, मल मूत्र अच्छा करता है, उसका दोष धातु मल सब अच्छा करता है, तब हम चिकित्सा करते हैं, तभी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उसको एकदम पैरेलल समझ के मत करिए। आयुर्वेद जो है वो दीर्घ जीवितीय ऐसा सोचता है, तो हम रस व स्रोत को हमेशा प्राकृत रखने का काम करते हैं। रक्त की अग्नि अच्छा रहना चाहिए, रक्त की अग्नि अच्छा रहना चाहिए, मांस की अग्नि, सब अग्नि पे हम लोग धातु अग्नि पे काम करते हैं, जाठराग्नि पे काम करते हैं। तब हम जब देखते हैं तब वो मेडिसिन धीरे धीरे बंद करा के हम लोग नॉर्मल ला सकते हैं। दिनचर्या नहीं पालेगा तो खाते रहे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वो बीटा ब्लॉकर, वो सब खाते रहे, किसने मना किया है। डॉक्टर निकिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि गौर जी बोले ऑटिज्म का कोई ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेद में? हो तो प्लीज एक लेक्चर लीजिए। जी मैंने एक लेक्चर लिया है, ऐसे भी आप लोग देख लीजिए, मैंने ऑटिज्म पे लेक्चर लिया है। यूट्यूब चैनल आयुष दर्पण का आप देखिए, ऑटिज्म ऐसे करेंगे तो मिल जाएगा आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं आम बात पर भी लेक्चर लेना, मैंने लिया है तब भी मैं एक बार और लूंगा। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुरेंद्र संगवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम जो है ना, तो उसको आप लोग ऐसे देखिए कि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, और जो हृदय है वो सिरा मर्म है। तो हमें ना रक्त धातु पे ही काम करना है वहां पे। तो रक्त पाचक हमें कंटिन्यू देना है, रक्त पाचक सिद्ध घृत देना है, तो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। हृदय वल्लभ रस, नागार्जुनाम रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, यही सारी दवाइयां देते हैं। तो हृदय के जिस तरह का कंजेनाइटल एनोमली है उस हिसाब से दवाइयां सेलेक्ट करनी पड़ती है। कभी कभी शालीपर्णादि क्वाथ देते हैं, दशमूल का काढ़ा देते हैं, उस सबसे हार्ट प्रॉब्लम ठीक होता है। आप कंजेनाइटल एनोमली क्या है वो बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर क्या दे सकते हैं। तो हम लोग स्वर्ण शुद्ध शेखर देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन हमें स्वर्ण शुद्ध शेखर सब लिंगुली, मेरे को तो फायदा हुआ है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं आपको सही कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं जब बीएमएस कर रहा था, तो यहाँ पर 7 कॉलेज है पुणे में। तो मेरे साथ मतलब एक हॉस्टल में ऐसे मैंने स्टोरी सुना, मैंने देखा नहीं, मेरा ही क्लासमेट था लेकिन दूसरे कॉलेज में था। उसको रात्रि जागरण करने की वजह से, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से हाइपर एसिडिटी होने लगा। हाइपर एसिडिटी होने लगा और उसको ऐसा लगा कि हार्ट में बहुत ज़्यादा जल रहा है और बहुत ज़्यादा ये बर्निंग हो रहा है। उसने क्या किया कि उसके पास स्वर्ण सूट शेखर नहीं था, उसने एक सादा वाला सूट शेखर खा लिया। तो उसको तब भी कम नहीं हुआ। ऐसे करते करते उसने 20 सूट शेखर एक साथ खा लिए, और वो खाने के बाद फिर बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो हॉस्टल के बच्चों ने इमरजेंसी में उसको एडमिट कराया। तो वहां पर जो एमओ थे, मेडिकल ऑफिसर थे, सब आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स थे। उन्होंने देखा तो पूरा ब्लड क्लॉट हो गया था, पूरा ऐसे जमा हो गया था। और पता चला कि सुट शेकर का ही साइड इफेक्ट हुआ है। और उसमें बताया है सुट शेकर में जो है व्योश मुन्मत बीजम च, मतलब उसमें ऐसा बताया है कि जो धतूरा होता है ना, उसके बीज के रस की भावना दी है। और धतूरा है एक विष है, विष द्रव्य है, उसके रस की भावना दी है सुरशेखर में। तो अगर ओवरडोज करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, वो रक्तवाहिनी फट जाती है। उसको बचाया गया पूरा ट्रीटमेंट वगैरह दे के एलोपैथी के मैनेजमेंट से, लेकिन अपनी भी दवाइयां गलत तरीके से नहीं देनी है। तो इसलिए स्वर्ण सूचेकर देंगे तो एक गोली देके अगर मैनेज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट ही कराना पड़ेगा। हम लोग ये स्वर्ण सूचेकर कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकता है, हार्ट का जो पेन है वो टेम्पररी कम कर सकता है। मैं कल और ट्रीटमेंट बताऊंगा। हिंगू सर्वचलादि जो है, हिंगू सर्वचलादि चूर्ण है वो काम करता है। कभी कभी हिंगवाष्टक चूर्ण काम करता है, कभी कभी त्रिविध चूर्ण काम करता है। ये कैसे काम करता है वो मैं सब बताऊंगा। एरंड तेल काम करता है, मिश्रक स्नेह काम करता है, मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर संतोष जी बोल रहे हैं नॉन सिम्टोमिक सिम्टोमेटिक वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर बीट्स में कैसे संप्राप्ति का विचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। सर इसमें आप एक सिम्टम लेके और फिर पूछेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग रस्व स्त्रोतस की ही दृष्टि देखते हैं, और उसकी वजह से वायु की अलग अलग गतियां हो रही हैं। मतलब वेंट्रिकल्स में अगर गया वायु तो उसमें कुछ अलग प्रॉब्लम हो रहा है, ऑरिकल्स में गया तो कुछ अलग प्रॉब्लम हो रहा है। ये वायु ही जाके गड़बड़ा रहा है, जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन होता है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ट्रिपल वेसल डिजीज होता है, फिर मरमर होता है, फिर बहुत सारे साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस टैकिकार्डिया, ये वायु ही जाके गड़बड़ कर रहा है सारा। तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद ऐसा मानता है कि वायु का अनुलोमन कर देना है, वायु का अनुलोमन करना है, रसायन देना है। तब ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट करते जाते हैं, हृदय को बल देने वाली दवाइयां देते हैं, और रस धातु को अच्छा करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं, और रक्त की शुद्धि करते हैं। वमन विरेचन बस्ती ये करते हैं। वमन तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए हार्ट डिजीज में, हमें विरेचन देते हैं, बस्ती देते हैं, नस्य करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। ऐसे होलिस्टिक अप्रोच से फिर वायु को हम लोग कंट्रोल, शैतान बच्चा अगर घुस गया है तो हम उसको धीरे धीरे हम उसको निकालने का कोशिश नहीं, प्यार करेंगे, कभी डांटेंगे, कभी उसको टॉफी देंगे, कभी उसको हम चॉकलेट देंगे, फिर ऐसे निकालने का कोशिश करते हैं। फिर बच्चा निकल जाएगा, फिर वो हमारा घर शांत हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग जगह पे जाके जो ये हो रहा है, प्री मैच्योर बीट्स है, ये है, तो हमें वायु की चिकित्सा करनी है, व्यान वायु को बैलेंस करना है और हार्ट को ताकत देना है। ऐसा आयुर्वेद मानता है, ऐसा करता है। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो और साथ में आईबीएस भी तो क्या देना चाहिए। अब यहाँ पर जल संचिति है, तो एक तरह से ये उदर रोग है, मतलब प्लूरा में उदर रोग, जलोदर जैसे होता है वैसे। तो अग्निमांद्यत मल संचयात और स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, तो अग्नि को बढ़ाना है हमें। और प्लूरल इफ्यूजन है, तो जो फुफ्फुस है रक्त और रक्त के फेन से बना हुआ है, तो रक्त पाचक देना चाहिए।
और दूसरा उसमें क्या देना है, तो अबरक भस्म देना चाहिए, पुष्कर मूल चूर्ण देना चाहिए, पिपली का चूर्ण देना चाहिए, त्रिकटु देना चाहिए। जो अवयव पे जो वनस्पति काम करती है वो दवाइयां देनी है। जैसे कि स्वर्ण मालिनी वसंत है, राजमृगांक रस है, ये जो प्लूरा उस पे काम करता है, फुफ्फुस पे काम करता है। हार्ट पे काम करने वाली दवाइयां कौन सी है, तो अब्रक भस्म करता है, स्वर्ण भस्म काम करता है, फिर नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, अर्जुन का चूर्ण। जो जो अवयव पे जो वनस्पति या हर्बल मिनरल ड्रग्स काम करते हैं, या फिर रसकल्प काम करते हैं वो, या स्वर्ण कल्प काम करते हैं, वो सारे द्रव्यों का योजना करना है। मेन यहाँ पे उदर की संप्राप्ति है, तो अग्नि मांद्यात अतिमल संचय। पेट में पानी जमा है तो उसको जल उदर बोलेंगे, जल उदर। यहाँ पर पानी जमा है तो प्लूरल इफ्यूजन है। हार्ट के ऊपर हो गया है तो हार्ट के ऊपर संप्राप्ति एक ही रहती है, एक जैसी ही रहती है, स्थान अलग अलग हो गया है। डॉक्टर श्रीकेश मित्तल जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग गाइडेंस एंड हेल्प अस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, थैंक यू। डॉक्टर वरुण जी बोल रहे हैं नमस्ते, वो बोल रहे हैं कि वमन क्यों नहीं देते, हार्ट आपका रुका हुआ है और आप जोर से उल्टी कराएंगे तो फिर वो वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हार्ट अटैक आके इंसान मर जाएगा। वमन हम ज्यादातर नहीं देते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन सब में हम नहीं देते हैं। अगर आपका आप बस्ती दे के फिर वमन दे रहे हैं, मतलब वायु को कंट्रोल करके फिर वमन दे रहे हैं। एक धुलिया जो है ना, यहाँ पे नासिक के पास धुलिया, वहां पर एक सर है पीटी जोशी सर, उनकी डेथ हो गई कुछ महीने पहले। वो हमें यही बोलते थे कि श्वास के रोगी में या कभी भी ना आप मात्रा बस्ती देके फिर वमन कराइए तो वो ज्यादा सेफ रहता है। हृदय रोग में कभी भी वमन डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। हार्ट फिर क्या बंद हो जाएगा, उल्टी का प्रेशर कितना जोर से आता है, वो फिर वो हार्ट को तकलीफ नहीं देगा क्या। इसलिए हृदय रोग में वमन डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, हमें अनुलोमन करना चाहिए जब पेशेंट स्टेबल हो, और तब उस हिसाब से फिर वमन का हमें योजना करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया, मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है या मेरे मत से, मैं जो मेरे गुरुजी ने जो बताया वो आप लोगों को नहीं हो रहा है ओपिनियन, वो आपको कुछ गलत लग रहा है, तो आप मेरे को क्रॉस करिए। मतलब ओपन चैलेंज है, आप लोग हमसे बात करिए, आप लोग उसमें अपना कुछ आपका व्यू है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। फ्री इंटरेक्टिव सेशन अभी होगा 8:15 बजे, उसमें आप सब लोग अपना अपना मत लेके आ सकते हैं और कोई शर्माएगा नहीं। क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो हमें और पढ़ाई करना है, हमें और समझना है। क्या है, आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये सृष्टि जो बनी है प्रकृति और पुरुष से बनी है, और प्रकृति है उसको हम देवी माता बोलते हैं, दुर्गा देवी। तो जो मार्कंडेय ऋषि थे उन्होंने 18 जन्म लिए कि वो प्रकृति क्या है, मतलब देवी माता कौन है। 18 जन्म के बाद भी उनको नहीं समझ आया कि ये क्या है। तो हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, हम कितने जन्म लेंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ तो कमी ही रहेगा। हमें कोशिश करना है कि हम और आयुर्वेद को समझे और पेशेंट को ठीक करें, लेकिन 100% तो हम नहीं होंगे जब तक, क्योंकि 100% भगवान है, वही पूर्ण ज्ञानी है। हम लोग ज्ञान लेने का कोशिश करें, ब्रह्म के पास जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमें और सीखना है और सीखना है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जिस दिन आप पढ़ना और अपने आप को संपूर्ण समझ लेंगे उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए हमें और सीखना है और सीखना है और सीखना है। हमें अपने ट्रीटमेंट को, अपने ये ज्ञान को और परफेक्ट बनाने का कोशिश करना है। ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो अभी फ्री इंटरेक्टिव सेशन होगा 8:15 बजे। आप सभी लोग का स्वागत है, प्रणाम।